लो बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। जामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है 2021 का, एमबीए हेल्थ केयर मैनेजमेंट का। पेपर सेट है आपका सी, और बाकी इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन। वीडियो 4 या 5 पार्ट में कंप्लीट हो सकता है पूरा क्वेश्चन पेपर कवर करने के लिए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझाया जाए। नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे, जिसमें आपको 0.25 मार्क्स गंवाना पड़ सकता है अगर क्वेश्चन गलत होता है तो। टोटल 170 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फूड चेन कंसिस्ट ऑफ। फूड चेन के अंदर क्या क्या होता है? तो फूड चेन के अंदर आप देखते हो प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। पहला ऑप्शन आपका पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, बी की, तो यहाँ पे देखिए कार्निवोर्स, ये पार्ट है किसका? कंज्यूमर्स का। कंज्यूमर्स आपके कार्निवोर्स भी आएंगे, हर्बीवोर्स भी आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ऐसे भी हो सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। Next is question number 2. As climate change continues, we expect that countries with the largest coastline will experience the greatest impact. जिनका coastal line ज़्यादा बड़ा होगा, वो उतना ही ज़्यादा greatest impact फेस करेंगे, फील करेंगे। ऑप्शन पहला आपका यहाँ पे भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, डिटरमिन द हेल्थ ऑफ वाटर बॉडीज के लिए आता है ये। तो एयर का तो इसमें कोई लेन देन है नहीं, इसमें ये भी गलत, ये भी गलत, और उसके बाद ऑप्शन डी भी आपका गलत। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि अगर वाटर बॉडीज में, किसी तालाब में, पॉन्ड में, या कहीं लेक या कहीं पे भी वाटर बॉडीज में अगर नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ जाता है तो वहाँ पे बीओडी बढ़ जाता है, और इसी से पहचाना जाता है कि वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन कितना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इन ए लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट विल मोस्ट लाइकली प्रोड्यूस। अगर हम ऐसा करते हैं, फॉसिल फ्यूल को हम जलाते हैं लो ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में, तो हमें क्या मिलने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, सीओ, जिसे आप सीओ के नाम से भी जानते हो। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपको निकालनी है तो इस केस में आपको ऑक्सीजन की सफिशिएंट क्वांटिटी लेनी होगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इकोटोन की बात हो रही है। इकोटोन क्या है? कंटेन्स स्पीशीज ओनली फाउंड इन द बॉर्डन इकोसिस्टम। नहीं नहीं नहीं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आर ट्रांजिशनल रीजन्स बिटवीन टू इकोसिस्टम। दो इकोसिस्टम्स हैं, उनके बीच में जो ट्रांजिशनल रीजन होता है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ओके जी, तो ऑप्शन डी आपका आंसर है। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ग्लोबलाइजेशन हैज हेल्प टू एड्रेस विच आर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ग्लोबलाइजेशन ने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है? तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा द चैलेंजेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इनफ फूड फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन सी इज राइट, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पीपल डू नॉट इजिली स्प्रेड बर्ड फ्लू फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर बर्ड फ्लू पर्सन टू पर्सन आसानी से नहीं फैलता तो फिर कैसे फैलता है? हाउ कैन बर्ड फ्लू वायरस स्प्रेड इन द वर्ल्ड? तो देखिए, हंटर शूटिंग द बर्ड एंड ईटिंग द मीट माइट बी अफेक्टेड। ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये दुनिया भर में फैल सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। लेक झीलों की बात हो रही दैट सफर फ्रॉम एनवायरमेंटल एसिडिफिकेशन टिपिकली हैव। वो झील जो कि एनवायरमेंटल एसिडिफिकेशन से प्रभावित हैं, सफर कर रही हैं, उनके अंदर क्या होगा भाई? टिपिकली उनके अंदर होता है फीवर नंबर ऑफ एनिमल्स, चूंकि एनिमल्स हो चाहे कोई और वाइल्ड लाइफ, प्लांट हो या फंजाई, बैक्टीरिया या कुछ भी, वो वहां पे मर जाएंगे, कम हो जाएंगे। और फीवर एनिमल्स, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। एनिमल्स भी कम हो जाएंगे, हायर लेवल ऑफ एसिड हैवी मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम वगैरह ये बढ़ जाएंगे, वहां पे इनका डिपॉजिट बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज बेस्ट। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी जितना हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आपको पूरी मिले और वीडियो भी छोटे से छोटा हो। साथ ही साथ कोशिश करेंगे अगर कहीं पे कोई ट्रिक बनती है तो वो भी आपको बताई जाए, ताकि लॉन्ग टर्म में आप कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से याद रख सकें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मैनी पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हु डिपेंड ऑन राइस, जो राइस पे डिपेंड करते हैं, सफर फ्रॉम डिजीजेज रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ। उनके अंदर किस डेफिशिएंसी से रिलेटेड डिजीज होती हैं? तो देखिए कैलोरीज तो काफ़ी होती हैं इसमें, चावल में, तो कैलोरीज का तो कोई इशू नहीं है।
तो ये तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता है, आंसर ये हमारा नहीं हो सकता है। यहाँ पे भी कैलोरी इंक्लूड हो गया तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। विटामिन सी और ई, विटामिन ई का इससे कोई लिंक नहीं होता है। ठीक है, अब बात आती है विटामिन ए और आयरन। यस, तो अगर लोग चावल पर डिपेंड करेंगे, जाहिर सी बात है उनके अंदर विटामिन ए और आयरन की कमी हो जाएगी। ऑप्शन सी इज मोस्ट एक्यूरेट। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज फाउंड इन, तो अर्थ का ज्यादातर वाटर कहाँ पे पाया जाता है भाई? ओशियंस में पाया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 97% वाटर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? प्रीमेच्योर एजिंग ऑफ स्किन एंड कैटरेक्ट, स्किन की एजिंग होना और कैटरेक्ट का जल्दी आ जाना, ये किसकी वजह से हो रहा है? तो एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेजन लाइट्स। ऑप्शन सी आपका सही है। अल्ट्रावायलेट लाइट कहाँ से आती है? तो सनलाइट में एक बड़ा पोर्शन अल्ट्रावायलेट लाइट रेस का होता है। अगर ओजोन लेयर काम सही नहीं करती तो अभी फिलहाल चूंकि ये सब चीजें काफी हद तक कंट्रोल में है, तो अल्ट्रावायलेट रीजन काफी कम है, जिसकी वजह से लाइफ सेफ है अर्थ पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ इज मोस्ट रिलेटेड टू, एनवायरमेंटल हेल्थ का जो रिस्क है वो किससे रिलेटेड है? तो हैजार्ड्स मल्टीप्लाई बाय वल्नरेबिलिटी, ये ऑप्शन बेस्ट है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द एंटायर बायोस्फीयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू फॉलोइंग नंबर ऑफ बायोजियोग्राफिक रीजन्स। तो बेसिकली ये बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या है हमारे, कि ये जो रीजन है इसको हमने बांटा है बायोस्फीयर को अपने 10 रीजन्स में। यहाँ पूछते हैं कोई भी परफेक्ट ऑप्शन नहीं है, बट आप यहाँ पे सबसे ज्यादा जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो है आपका 9, क्योंकि 10 रीजन्स हैं और यहाँ पे 9 ऑप्शन दिया है, तो बेस्ट ये है। हालांकि कोई भी पूछते से सही नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ नोन और रेस्पेक्ट स्पीसीज आर टाइप्स ऑफ, ये होते हैं फंजाई आपके। फंजाई मतलब कवक, हिंदी में इनको कहते हैं हम कवक। Okay, next is question number 15. Which of the following is not influenced by human activities? Human activities का किन पे असर नहीं पड़ता है? Depletion of ground water पड़ता है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। Destruction of mangroves and wetland, ये करता ही है, इंसान करेगा ही करेगा। Increase the extinction rates of species, ये भी हमारी बदौलत बहुत ज्यादा होता है, स्पीसीज गायब हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन पूछने से यहाँ पे बाकी तीन जो है वो फिट नहीं बैठते हैं। देखिए, एटमॉस्फेयर को डिवाइड करने की बात हो रही है, तो जो मेजर डिविजन्स होते हैं एटमॉस्फेयर के आपके, उसमें ट्रोपोस्फेयर सबसे पहला आता है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं टी। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, और इनका पूछा हमसे करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आएगा आपका मेसोस्फेयर्स, और उसके बाद आएगा थर्मोस्फेयर्स। ओके, तो TSMTH। ओके, ट्रोपोस्फेयर नंबर 1 पे डी रहेगा, डी के बाद आएगा बी, DBAC यानी कि चार, इसको कहेंगे चार, वैसे नंबरिंग इसे गलत कर दिए, इसको कहेंगे दो, इसको कहेंगे एक, इसको कहेंगे तीन। तो 4 2 1 3 हमारा आंसर सही हो जाएगा और ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन बनेगा। 17 देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर पे यानी कि जहाँ जहाँ पे पानी है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। तो उस पे हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट होता है? ऑब्वियसली ये हाइड्रोस्फेयर की बात हो रही है तो वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18, ड्राइविंग फोर्स इन एन इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम किससे ड्राइव होता है भाई? तो ये होता है आपका सोलर एनर्जी की बदौलत। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रॉपिक लेवल रेफर्स टू, ट्रॉपिक लेवल, तो ऑर्गेनिज्म की जो पोजीशन होती है ना फूड चेन में, वो आपका ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। 20 नंबर सवाल देखिए, टेंडेंसी ऑफ पॉल्यूटेंट्स टू बिकम कंसंट्रेटेड इन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। भाई ट्रॉपिक लेवल्स तो हमने आपको बताया कि जो ऑर्गेनिज्म की पोजीशन होती है किसी भी फूड चेन के अंदर, उसी को हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। तो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल यानी कि टर्शियरी कंज्यूमर की अगर हम बात करें, सबसे ऊपर वो होता है, तो उसके अंदर जो है कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स बढ़ जाती है और इसको हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी NWS इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये आपकी नागालैंड में है और हमारी म्यांमार के साथ भी ये बॉर्डर
शेयर करती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सॉरी सॉरी, ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद देखिए, Kakabo-Razi, which is famous for Kakabo-Razi National Park, is a border try point between which among the following countries? तो इंडिया, चाइना एंड म्यांमार के बॉर्डर पे ये एक नेशनल पार्क है, और ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। In the UNFCCC convention, at which among the following places the decision to set up a green climate fund was taken? तो ये कानकून में हुआ था 2010 में, दिसंबर 2010 में एक समिट के ये कन्वेंशन हुआ था 2010 में दिसंबर में, कानकून मैक्सिको में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 24। इन ई वेस्ट जनरेटेड बाय द मोबाइल फोन विच अमंग द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट अबंडेंट? तो इनमें कॉपर सबसे ज्यादा यूज होता है। गोल्ड की तो पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि इतना महंगा होता है। सिल्वर की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ये भी बहुत महंगी होती है। ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। विच अमंग द फॉलोइंग chronic lung disease commonly known as ब्लैक लंग डिजीज लीड्स टू रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन कोल माइनर्स? जो कोल माइनर्स होते हैं, कोल की माइंस में काम करते हैं, उन मजदूरों में सबसे ज्यादा डिजीज होती है, ये होती है ब्लैक लंग डिजीज। और इसको हम कहते हैं न्यूमोनियोसिस। ऑप्शन ए इज राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल राइज विद राइजिंग मीट प्रोडक्शन एंड कंजप्शन? जैसे जैसे मीट कंजप्शन एंड प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या क्या बढ़ेगा भाई? वाटर फुटप्रिंट भी बढ़ेगा, फॉस्फोरस फुटप्रिंट भी बढ़ेगा, और कार्बन फुटप्रिंट्स भी बढ़ेगा। यानी कि वाटर का यूज भी बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली उससे पॉल्यूशन बढ़ेगा, और यहाँ पे फॉस्फोरस का यूज भी बढ़ेगा, और उसके बाद कार्बन प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज भी बढ़ जाएंगी। तो ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। इफ वी कंप्लीटली रिमूव द डिकम्पोजर, अगर हम डिकम्पोजर्स को हटा देते हैं, जो हमारी डेड बॉडीज को या वेस्ट मटेरियल को डिस्ट्रॉय करके तमाम मिनरल्स हमें वापस कर देते हैं इकोसिस्टम में, इट्स फंक्शनिंग विल बी एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज, तो इकोसिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो एडवर्सली इफेक्ट होगी क्योंकि मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक्ड। यस। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। इन रिसेंट ईयर्स मेनी कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू बैन फॉस्फेट्स, बहुत सारी कंट्रीज ने रिसेंट ईयर्स में फॉस्फेट को बैन कर दिया है डिटर्जेंट्स के अंदर। विच आर द फॉलोइंग मे बी द रीजन और रीजन फॉर द सेम? तो इनमें से कौन सा रीजन हो सकता है इसके लिए जिम्मेदार? तो देखिए, फॉस्फोरस यूज कॉज यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर्स। यस, मिनरल है ये एक, और जब वाटर बॉडीज में पहुंचता है तो वहां पे तेजी से तमाम और ऑर्गेनिज्म को पनपने के लिए एक मतलब सहारा देता है। ये मिनरल है तो जाहिर सी बात है, कोई बहुत सारे एल्गी और दूसरे प्लांट्स जो हैं वो इसकी वजह से तेजी से पनपेंगे। बट फॉस्फोरस लीड टू मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन से इसका मतलब नहीं है, क्योंकि बायो मैग्निफिकेशन से हमारा मतलब होता है कि डिफरेंट लेवल्स पे पॉल्यूटेंट की क्वांटिटीज बढ़ जाती है। यानी कि जैसे ह्यूमन बीइंग है तो वो टॉप कंज्यूमर्स में आता है, तो ऊपर जाकर के जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऐसे में पॉल्यूटेंट की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इससे इसका लेना देना है नहीं, क्योंकि ये कोई पॉल्यूटेंट तो है नहीं। उसके बाद थर्ड देखिए, फॉस्फेट कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, नहीं, इससे इसका लिंक डायरेक्ट कुछ भी नहीं है। उसके बाद फॉस्फेट्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन, नहीं, इससे भी कोई लिंक नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन अपने आप में गलत हैं, और पहले ऑप्शन को तो आप देखेंगे फिर ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। द टर्म फैकल्टेटिव, विकल्पी मतलब ऑप्शन कहिए, फैकल्टेटिव का मीनिंग होता है ऑप्शन लेगून वाटर बॉडी समटाइम्स सीन इन द यूज इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद, किससे ये एसोसिएटेड है? तो लेगून मतलब वाटर बॉडी की हम बात कर रहे हैं, ये एक तरह के लेक के बारे में जो हम कहते हैं, तो वो लेगून कहलाती है, जो वो समुद्र से मिली हुई लेक होती है। तो वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से ये एसोसिएटेड है सबसे ज्यादा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30 नाउ। ये कोटो प्रोटोकॉल के बारे में बात होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस और गैसेज इज आर कैरेक्टराइज्ड एज प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैसेज? तो देखिए, CO2 तो होती ही सबसे ज्यादा। उसके बाद CO2 की बात करें, ये नहीं होती इसमें इंक्लूड, ओजोन भी इसमें इंक्लूड नहीं होती, CFC, HFC, PFC, SF6 ये सब होती हैं ग्रीन हाउस गैसेज। तो आप दो और तीन को छोड़ दो, दो और तीन यहाँ पे हैं, दो और तीन यहाँ पे हैं, ये ऑप्शन सही नहीं है आपका, ये भी सही नहीं है आपका। और उसके बाद बचता है एक,
4 5 6, 1 4 5 6, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज consequences ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इनमें से डिफॉरेस्टेशन के consequences कौन कौन से हैं? तो देखिए, रिडक्शन इन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, यस ये बात सही है। उसके बाद इंक्रीज इन इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सही है कि डिफॉरेस्टेशन जैसे जैसे होगा, फॉरेस्ट को हम जब डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये दोनों चीजें तो होंगी, बट इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ आइस शीट्स ऑन अर्थ, आइस शीट नहीं बढ़ेगी, थिकनेस नहीं बढ़ेगी। बर्फ जो पोल्स पे हमारी जमी है, ऊंची चोटी पे जमी है, वो बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी, ठीक है जी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। उसके बाद स्लोप का स्टेबलाइजेशन नहीं, स्टेबलाइजेशन नहीं, ये भी नहीं होगा। जो हमारे ढाल हैं वो स्टेबलाइज होते हैं जो फॉरेस्टेशन बढ़ता है। ओके, तो ये भी कमजोर पड़ जाएंगे क्योंकि पहाड़ों की मिट्टी बहनी शुरू हो जाएगी, तो ये भी स्टेबलाइज नहीं होंगे। यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन सही है हमारे, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद देखिए 32 नंबर, देयर इज ए कार्बन फुटप्रिंट ए प्रोसेस रिलीजेस, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में ये सवाल है, बेसिकली थोड़ा सा मिस्टेक है सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस की बात हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ऊपर रहती है, मीथेन भी आती है उसमें, मीना का जलवा, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो जाएगी, HFC भी होगी, CFC भी होगी, PFC भी होती है, आपको पता ही है, और SF6 भी होती है, जैसे कि हमने अभी ऊपर एक क्वेश्चन में बात की थी। तो चारों होंगी, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर कहता है स्टॉकहोम कन्वेंशन इज ए ग्लोबल ट्रीटी फोकसेस टू एलिमिनेट, क्या एलिमिनेट करने के लिए ट्रीटी हुई थी? तो ये ट्रीटी हुई थी पीओपीज को एलिमिनेट करने के लिए, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए, जिनमें आपका खासतौर पे होता है DDT। ये बहुत ही खतरनाक पॉल्यूटेंट माना जाता है, और ये 2001 में हुआ था कन्वेंशन, 2004 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। अब देखिए, IUCN ने कुछ हॉट होप स्पॉट्स की पहचान की थी इंडिया के अंदर। तो इंडिया के जो दो आइलैंड हैं यहाँ पे बहुत फेमस हैं, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड, इनको IUCN ने होप स्पॉट्स माना था। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 1 और 2, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट कंसिडर्ड एज टॉक्सिक पॉल्यूटेंट ऑफ वाटर? तो भाई टॉक्सिक पॉल्यूटेंट वाटर का इनमें से कौन सा नहीं होगा? ये कार्बोनिक एसिड जो है आपका HCO3, ये होगा। अगर वाटर के साथ ये मिलेगा तो हमें ये क्या देने वाला है? H3O+ आयन बनाएगा, ये तो कोई पॉल्यूटेंट नहीं हुआ। और दूसरा आयन बनेगा SCO3-। ठीक है, ये भी, इसको भी हम पॉल्यूटेंट नहीं मानेंगे, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बाकी मरकरी के बारे में आप जानते हो, ये बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है, एलिमेंट होता है, बहुत ही खतरनाक पॉल्यूटेंट। और लेड भी ऐसा ही, ये भी बहुत सारी बीमारियां फैलाता है, कैडमियम की भी कंडीशन यही है। तो हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए है। 25 नंबर सवाल कहता है ट्रेन, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो कि 30 सेकंड में क्रॉस करती है एक ब्रिज को जो 500 मीटर लंबा है। जब वो 500 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करेगी, तो इस केस में वो कितना टाइम ले रही है? वो 30 सेकंड का टाइम ले रही है। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है? डिस्टेंस हमारा है 150 मीटर लंबी ट्रेन हो गई, और उसके बाद 500 मीटर लंबा हो गया ब्रिज। तो टाइम ले रही है 30 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको ये 650 मीटर लंबी एक डिस्टेंस तय करनी होगी ट्रेन को, और 30 सेकंड में ये तय कर रही है, तो आप ये समझ सकते हो ये स्पीड हो गई ट्रेन की। इसको हम कह रहे हैं एस। क्या कह रहे हैं हम इसको? एस। एस फॉर स्पीड, जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी मेंशन किया हुआ है आपकी कन्वीनियंस के लिए, 4 बार दूरी बटे समय इंग्लिश में भी लिख दिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमने देखा स्पीड जो है वो इतनी डिस्टेंस तय करने में 30 सेकेंड लेगी, और स्पीड होगी इस ढंग से आपकी एस। और यहाँ पे एस की वैल्यू मिलेगी हमें 65/3, क्योंकि एक जीरो से आप यहाँ पे एक जीरो काट दो। ओके जी, इससे ज्यादा मत काटो क्योंकि पॉइंट में जाएगा मामला और उलझा देगा आपको। इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी जो कि 370 मीटर लंबा होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, तो टाइम का जो फॉर्मूला होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस हमारे पास है, 370 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 150 मीटर लंबी ट्रेन खुद भी है, और स्पीड हमारे पास आ गई है 65। ओके, अपॉन 3। तो यहीं पे ऐसे रख दो 65/3, ज़्यादा बॉदरेशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, ये हो गया आपका 520, और नीचे आया आपका 65/3 है, तो ये नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा जब आप इसको एडजस्ट करोगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है इस तरह की कॉन्सेप्ट में, तो कमेंट करें, हम उसको इस तरह से इसी से एसोसिएटेड वीडियो का लिंक दे देंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, यहाँ पे देखिए 13 से आप इसको काटेंगे तो 5 दा, और 13 से आप इसको काटेंगे तो 40 मिलेगा। उसके बाद आप 5 से इसको कट कर दो, 5 1 ज़ा 5, 5 से 40 कट करो 8 आएगा।
और 8 और यहाँ पे क्या है 3 और है, तो 8 और 3 दोनों 8 3 24, यानी कि जो टाइम मिला हमें लगा हमें यहाँ पे 24 सेकंड का लगा, और ऑप्शन इस ढंग से हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोक देते हैं। 36 क्वेश्चन हम कर चुके हैं आउट ऑफ 170। अभी होपफुली 3 से 4 वीडियो और बनेंगे इस पूरे क्वेश्चन पेपर को कवर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।